बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ सोमवार सुप्रीम कोर्ट में भी दो अहम केसेस की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही इलेक्शन कमीशन का इदारा है, तो वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट केस था। पहले हम बात कर लेते हैं उस इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। 13 मिनट तक उसकी समाअत जारी रही और ये केस था फैसल वाडा साहब की नाअहली के लिए जो 4 दरखास्तें हैं उस सिलसिले में। ये 5 रुकनी बेंच है जो ये केस सुन रहा था। सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी ये बेंच था। उनके साथ जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब थे, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर साहब हैं और निसार अहमद दुरानी साहब हैं और शाह मोहम्मद जतोई साहब हैं। ये 5 मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के जो कि ये केस सुन रहे थे। 4 दरख्वास्त गुजार हैं, केस के बारे में भी बताता हूँ आपको। 4 दरख्वास्त गुजार हैं। जावेद खालिद हैं, उनकी जानिब से राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट जो नून लीग के लायर्स फोरम के अहदेदार भी हैं वो पेश हुए। मोहम्मद असलम ख़ान एक दरख्वास्त गुजार हैं। एक जो है वो कादिर ख़ान मंदोखेल हैं और उनकी जानिब से वकील जो हैं वो हाशिम ख़ान मंदोखेल हैं और एक दरख्वास्त गुजार मियाँ आसिम महमूद हैं। अमन तरक्की पार्टी के अवैस खान और मोहम्मद फ़ाइक शाह जो हैं वो भी इस सिलसिले में पेश हुए। ये तकरीबन 12-13 मिनट की समाअत थी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा साहब की जानिब से ना तो कोई वकील आया ना वो खुद आए, और इस फैसल वाडा साहब के केस की तफसीलात हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी तफसील से बताया है। मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी पेज पे वो उनकी वीडियो अभी शेयर भी कर दूँ। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन लें उनकी वीडियो जिसमें उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं। लेकिन इस केस में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके गिर्द ये सारा केस घूम रहा है वो है कि जिस दिन कागजात नामजदगी उन्होंने दाखिल किए और बयान हल्फी जमा कराया, जिस बयान हल्फी पे उन्होंने ये दस्तखत करते हुए ये हल्फन कहा कि वो दोहरी शरीयत के हामिल नहीं है, क्या उस दिन उनकी दोहरी शरीयत थी या नहीं थी। और ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मुकम्मल तशरीह कर दिया अपने फ़ैसले में, जिसमें शाहिद खान अब्बासी की बहन और सेनेटर हारून अख्तर नून लीग के वो उनको नायल किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि होता क्या है। होता यह है कि बहुत सारे हमारे जो ये इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं वो करते ही हैं कि वो अप्लाई कर देते हैं नेशनलिटी ख़त्म करने के लिए। यानी अमेरिका के वो डुअल नेशनल हैं, उनके पास नेशनलिटी है, अमेरिका की नेशनलिटी ख़त्म करने के लिए वो अप्लाई कर देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अगर तो इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तो फिर उस प्रोसेस को वो मुकम्मल करवा लेते हैं और शरीयत छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाएँ तो फिर वो जो नेशनलिटी ख़त्म करने के लिए जो प्रोसीजर था उसको वो वापस ले लेते हैं और डुअल नेशनलिटी बचा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो क्योंकि डुअल नेशनलिटी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो वो उस वक्त तक इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी ही उसके वैलिड नहीं हो सकते जब तक उसकी डुअल नेशनलिटी का वो जो ख़त्म होने का प्रोसेस है वो मुकम्मल ना हो जाए। अगर फैसल वाडा साहब की नेशनलिटी ख़त्म होने का प्रोसेस उस दिन मुकम्मल हो चुका था और नेशनलिटी डुअल नेशनलिटी उनकी ख़त्म हो चुकी थी, फिर तो वो उनके कागजात नामजदगी ठीक थे, बयान हल्फी ठीक था। और अगर सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ था और अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था तो फिर फैसल वाडा साहब की तायात नाअहली कन्फर्म है। वो एक ही सूरत में बच सकते हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, रिज़ाइन करके वो दोबारा इलेक्शन लड़ें। अभी फैसल वाडा साहब टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें वो कर रहे हैं। जैसा कि अभी आज भी उनकी जानिब से ना कोई वकील पेश हुआ है ना वो खुद आए और उन्होंने एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है जिस पर उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने काबिल समाअत ही नहीं है ये केस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर अजमत शेख साहब का फैसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी तरह से कोई मालूमात आ जाएं कि कोई डुअल नेशनल है और वो 62-63 पे पूरे नहीं उतरता तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आज को नोटिस लेकर भी उसको नायल करे। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये अजमत शेख साहब लिख चुके हैं। अब आज ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त हमारे पास भेजी है कि जी ये नाकाबिल समाअत है ये केस, तो हम आपको उसकी कापी दे देते हैं, जो कि कापी दरख्वास्त गुजारों के पास नहीं थी। इन 4 दरख्वास्त गुजारों के पास उनको ये कहा गया है कि आप इसके ऊपर जवाब जमा कराएं। जब आप जमा कराएंगे पहले हम इस दरख्वास्त का फैसला करेंगे, उसके बाद हम केस को आगे चलाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि हम फैसल वाडा साहब को आखिरी मौका दे रहे हैं कि अगली समाअत पर वो मुकम्मल जवाब जो है वो जमा कराएं, और अगर अगली समाअत पर वो आकर और दलाइल नहीं देते और वो दलाइल के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम उनको सुने बगैर भी जो भी हमने फ़ैसला करना होगा वो कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और बहरहाल अगर उस दिन उनकी डुअल नेशनलिटी ख़त्म नहीं हुई थी तो फिर क्योंकि अब ये सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर चुकी है,
तो फैसल वाटर साहब के लिए ये वाली सीट बचाना इस केस के ज़रिए नामुमकिन नज़र आता है। अगर उनकी ड्यूअल नेशनलिटी ख़त्म हो चुकी थी तो वो यहाँ पे आके और मुतमईन कर देते अगर उनके पास जवाब था, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि फैसल वाटर साहब के पास जवाब जो है वो नहीं है। बहरहाल देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है। इसके बाद अगली चीज़, अगला वो जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, एक केस की इसमें तफसील बता देता हूँ। वो था लाहौर में जो 24 ऐसे पेट्रोल पंप थे जिनकी जो लीजेस थी वो कोई 1500 रुपये, कोई 500 रुपये, इस तरह की लीजेस पे वो चल रहा था। और साकिब निसार साहब के दौर में दो वकला ने, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब और अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट जो हैं, इन्होंने साकिब निसार साहब को अदालत में बताया था कि साकिब निसार साहब, लाहौर में 24 पेट्रोल पंप हैं, कोई लिबर्टी में हैं, कोई और ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हैं जिनकी लीजेस जो हैं वो आज से 15-20 साल पुराने रेट पे चल रही हैं, इससे भी पुराने रेट पे चल रही हैं, और अब किसी ने स्टे लिया हुआ है, किसी का कोई और मामला है। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई थी फैसल चौधरी एडवोकेट, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लाहौर में 22 या पता नहीं 24 पेट्रोल पंप हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने से पहले 3,86,000 रुपये सालाना पे लीज पे वो पेट्रोल पंप चल रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज नोटिस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने वो लीजेस ख़त्म की, कलअदम करार देते हुए कहा कि दोबारा लीज़ करें और शफाफ प्रोसेस के ज़रिए, उसके बाद उस्मान बुज़दार हुकूमत ने उसको शफाफ तरीके से दोबारा जब लीज़ किया तो अब 40 करोड़ और समथिंग आगे है कुछ और रकम सालाना पे ये लीजेस हुई हैं, और 3 साल का एडवांस लिया है पंजाब हुकूमत ने, यानी 1 अरब और 20 करोड़ रुपए जो हैं वो पंजाब हुकूमत के पास आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आज के नोटिस के बाद। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस सुनते रहे जो जजेस, उसमें साकिब निसार साहब थे, साथ इजाजुल हसन साहब थे और उमर अता बंदयाल साहब थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब साकिब निसार साहब रिटायर हुए तो फिर उसके बाद अजमत शेख साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करते रहे, उनके साथ इजाजुल हसन साहब मौजूद थे। ये जितनी लीज हुई है हर पेट्रोल पंप की, हर साइड की, उसकी मंजूरी जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी, और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ही ये प्रोसेस आगे बढ़ा। अब आज भी एक नज़रसानी अपील थी, नज़रसानी की दरख्वास्त थी, वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। 2 और जो लीजेस हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंजूरी दी, और आज जो है वो NHA के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी आपका जो फैसला है कि NHA की लीज़ के हवाले से वो भी दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ात उठाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 रुकनी जो बेंच था उसके सामने जो वकील पेश हुए उनकी तैयारी नहीं थी। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब थे, इजाजुल हसन साहब थे और मजहर आलमी अकील साहब थे। तीनों जजेस ने कहा कि आपकी तैयारी नहीं है, आपको तैयारी करके आना चाहिए था, आप रोस्टर पर खड़े होकर पॉइंट्स पूछ रहे हैं, वो जो NHA की जानिब से एक ऑफिसर उनके साथ थे उनसे, तो आपको तैयारी करके आनी चाहिए थी। लेकिन इसमें जो नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि NHA कोई भी ज़मीन लीज़ नहीं कर सकता। अगर लीज़ हो सकती है तो वो हुकूमत कर सकती है, NHA एक अथॉरिटी है और कोई अथॉरिटी जो है वो ज़मीन लीज़ नहीं कर सकती। ये NHA ने अगर जहाँ पे भी रोड जो है वो NHA के पास है, उसके इर्द गिर्द चाहे वो पेट्रोल पंप्स हैं, चाहे वो होटल हैं या दीगर मकासद के लिए जो ज़मीन लीज़ की हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है NHA को कि NHA मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि NHA ने कहाँ कहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें लीज़ की हुई हैं, कितने पैसों पर की हुई हैं, किन TORs पे की हुई हैं, कब से की हुई हैं, किसको की हुई हैं, कब तक की हुई हैं। ये मुकम्मल तफसीलात जब आएंगी तो लगता है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि लाहौर जैसे शहर में मेन जगहों के ऊपर, लिबर्टी और इस तरह की जगहों के ऊपर लीजेस जो हैं वो 500 रुपये, 800 रुपये, 5,000, 10,000 इन कीमतों पर थे, इन रेट्स पर थे। तो हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें सामने आएँ। और मुझे याद है साकिब निसार साहब ने एक बार कहा था, एक पेट्रोल पंप जो है वो 15,000 रुपये पे लीज़ पे था लाहौर का, तो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इतने ही पैसों पे तो कोई पेट्रोल डालने वाला खड़ा नहीं होगा, मुलाजिम, और आपने पूरे पेट्रोल पंप की साइट 15,000 लीज़ पे दी हुई है। तो अब अगली समाअत पे चेयरमैन NHA को तलब किया गया है, मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी तमाम चीज़ों को कि आया रोड के गिर्द जो अगर एक सड़क है उसके गिर्द जो ज़मीन है जो उस में आती है, डोमेन में आती है, वो 220 फुट है। क्या 220 फुट के अंदर कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है? क्या NHA लीज़ कर सकता है या नहीं कर सकता?
हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि बहरहाल हुकूमत लीज़ कर सकती है, NHA जो है वो लीज़ नहीं कर सकती। तो देखते हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस हुआ है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को भी नोटिस हुआ है, चेयरमैन NHA को भी तलब किया गया है। 2 हफ्ते बाद इसकी समाअत होगी। और फैसल वाडा साहब का जो केस है उसमें भी 15 दिन का टाइम दिया गया है और मेरा ख्याल है 3 या 4 अगस्त के लिए उसकी तारीख दी गई है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।